हेलो फ्रेंड्स, आज मेडिकल साइंस के बारे में बात करते हैं। मेडिकल साइंस एक तरह का साइंस है जिसमें एविडेंस बेस्ड यानी कि उसका प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ के बेसिस पे इलाज किया जाता है। सपोज आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपको हेडेक है, तो आप पहले डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर आपको हिस्ट्री लेगा आपसे, सबसे पहले आपके बारे में डिटेल में कई सारे सवाल पूछेगा। हेडेक कब होता है, क्यों होता है, कितने बजे होता है, चाय पीने के बाद होता है, खाना खाने के पहले होता है, खाना खाने के बाद होता है। तो उसको अपने एक तरह का एल्गोरिदम होता है, एक तरह का फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। वो अपने दिमाग में, सब डॉक्टर के दिमाग में चलता रहता है। आप लोगों को लगता होगा डॉक्टर तो 3-4 मिनट में हमारी बात सुना और उसने सारी दवाई लिख दी। ऐसा इतना आसान नहीं होता है। डॉक्टर के दिमाग में पूरा सुपर कंप्यूटर एक चल रहा होता है, ठीक है। तो पूरा चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहा होता है अपने दिमाग में। उसके बाद डॉक्टर आपको एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, एग्जामिनेशन करेगा, ठीक। तो पहले वो जब हिस्ट्री जब चल रही होगी तो फॉर एग्जाम्पल 100 बीमारियां आपको हो सकती थी, हिस्ट्री टेकिंग से वो 100 को रिड्यूस करके 30 पे ले आएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कैसे मतलब चलता है सारी चीजें। फिर एग्जामिनेशन जब उसने किया तो उसको जो 20 भी प्रॉब्लम थी उसने देख लिया। अच्छा, ये पीलिया की वजह से भी हो सकता था, तो उसने आपकी आईज देख ली कि हाँ आपको पीलिया नहीं है। अच्छा, इस कारण से हो सकता है। वो देखता गया, एग्जामिन करता गया जो भी इंपॉर्टेंट चीज। तो 30 के बाद वो ले आया, अब 5 बीमारियों पे लेके आ गया। अब वो 5 बीमारियों में अब कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि क्या प्रॉब्लम है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस शौकिया नहीं लिखा जाता है। इन्वेस्टिगेशंस की अब जरूरत पड़ी कि जो 5 बीमारियां हैं तो उनमें हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर आपको टेस्ट लिखता है, शुरुआत करता है बेसिक टेस्ट से, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, एक फ्लोचार्ट टाइप का बन रहा है, ठीक है। एग्जामिनेशन के बाद उसने इन्वेस्टिगेशन लिखा। अब इन्वेस्टिगेशन भी सबसे पहले ब्लड के कराएगा, वो डिपेंड करता है मतलब, ठीक है। और दूसरा होता है ब्लड यानी कि पैथोलॉजी के इन्वेस्टिगेशन हो गया। दूसरा होता है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में आपका एक्सरे कराएगा, अल्ट्रासाउंड कराएगा, ठीक है। फिर उसमें 5 जब सारी रिपोर्ट आ जाएंगी तो उसको हो सकता है डायग्नोसिस बन जाए, आपका इलाज उस बेसिस पे स्टार्ट कर दे। हो सकता है डायग्नोसिस ना बने। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में मान लीजिए कोई आ गया कि कैंसर की गांठ का डाउट है, ठीक है, तो हो सकता है फिर फर्दर आपको और रेडियोलॉजी या और ब्लड के इन्वेस्टिगेशन लिखे जाए, ठीक है। उससे बड़ा हो गया सीटी स्कैन देखा जाए, एमआरआई देखा जाए, जिसमें आपके बॉडी का पूरी एनाटॉमी जो होती है, आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा ऑर्गन बड़ा है, कौन सा ऑर्गन छोटा है, कहाँ गांठ बन रही है, कहाँ सिस्ट बन रही है, के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो फिर वो ऐसा कर करके फाइनली एक डायग्नोसिस पे रीच कर देता है। इसी को बोलते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हमको एविडेंस इस चीज का मिलता गया, हम उस चीज के हिसाब से ट्रीट करते हैं। अब वो डायग्नोसिस बना के उसको ट्रीट करेगा, इलाज करेगा, और उसके बाद फिर वो हो सकता है जांच कराए। मान लीजिए उसने अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, मान लीजिए आपके लीवर में एब्सेस था, लीवर में फोड़ा था, उसने अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे आपका इलाज करना चालू किया। तब मान लीजिए फोड़ा आपका 20 सेंटीमीटर का था, इलाज के 1 महीने इलाज हो गया, फिर उसके आपका रिपीट अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें आप देख रहे हैं कि फोड़ा 5 सेंटीमीटर का हो गया। तो उसकी जो हाइपोथेसिस जो बनाई थी, उसने जो सोच, जो प्रक्रिया से चल रहा था, तो उसको रिजल्ट भी मिलने लगा, ठीक है। तो सही डायरेक्शन चल रहा है। हो सकता है उसका डायग्नोसिस सही ना हो सकता है वो एब्सेस ना हो, कोई और चीज हो सकता है फिर और टेस्ट कराना पड़े, तो हो सकता है आप 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ट्रीटमेंट ना रिस्पॉन्स कर रहे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक साइंस है, पूरा फ्लो चार्ट दिमाग में एक कंप्यूटर की तरह चलता रहता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है एमआरआई। इसी एक टेस्ट के बारे में, एमआरआई टेस्ट। और बगैर किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त, डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह, और चैनल का नाम है फ्रेंडली डॉक्टर। प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, हमारी इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। एमआरआई टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे मतलब मैं एज अ पेशेंट बात कर रहा हूं कि आपको एमआरआई टेस्ट लिखा गया है, तो ठीक है। तो ये मतलब मोटा मोटा कि सबसे पहले तो डॉक्टर ने आपको एग्जामिन किया होगा, कुछ सोच के, जैसा मैं बता रहा था कि आपको टेस्ट लिखा गया होगा, तो उसका टेस्ट का रिक्वेस्ट होना चाहिए कि एमआरआई होना है तो कहाँ कहाँ होना है, ठीक है। मान लीजिए ब्रेन का एमआरआई होना है, ब्रेन के एमआरआई में भी कि क्या देखना है आपको। हेडेक के लिए तो हो सकता है कि उसको आपकी आई के बारे में देखना, हो सकता है आपको पिट्यूटरी के बारे में देखना, हो सकता है किसी और स्ट्रक्चर के बारे में देखना हो। तो क्या डॉक्टर सोच रहा है, ठीक है, तो उसकी एक रिक्वेस्ट बना के देगा, ठीक। दूसरा, आप वो पेपर, इस तरीके का पेपर होता है, डिपेंड करता है, जगह जगह हॉस्पिटल्स का अलग है। तो इसने पूरी डिटेल दे दी आपकी, आपने क्लिनिशियन का नाम, फोन नंबर, एड्रेस मिल गया, कौन सा इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्लिनिकल इंडिकेशंस यानी कि उसकी क्या, उसको क्या डायग्नोसिस लग रहा था, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या बनाया था, वो क्या सोच रहा है। अगर नी जॉइंट का एमआरआई कराना है, फॉर एग्जांपल नी का है, ठीक है, तो क्या उसमें देखना है, कौन सा उसको लिगामेंट देखना है कि वो टीयर हो सकता है, कौन सा उसको
जोड़ देखना है, कौन सी उसको बोन देखनी है जो उसको लग रहा है कि प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो ये सारी चीजें इसमें लिख देगा। ठीक है, तो फिर आप वो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और ये जो भी रेफरल है वो लेके पहुंचेंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस आएगा बिलिंग और अपॉइंटमेंट का। ठीक है, फिर आएगा हिस्ट्री टेकिंग और पेशेंट को प्रिपेयर करने का। फिर अगला आएगा स्कैनिंग का, उसके बाद रिपोर्ट का। ठीक है, स्कैन के बाद रिपोर्टिंग का। इसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले तो क्लिनिकल टेस्ट रिक्विजिशन था, जो रिक्विजिशन फॉर्मेट था वो मैंने बता दिया, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे बढ़ते हैं बिलिंग एंड अपॉइंटमेंट के बारे में। तो दोस्तों एमआरआई थोड़ा सा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, डिपेंड करता है मतलब ऑन द पार्ट स्टडीड, कॉन्ट्रास्ट की आवश्यकता है कि नहीं, एक स्टडी होनी है, स्क्रीनिंग होनी है, तो डिपेंड करता है। मोटा मोटा एमआरआई जो है 3000 या इन सम केसेस सस्ता भी हो सकता है, और इवन सरकारी में भी समवेयर अराउंड आपको 3000 रुपीज तो एमआरआई का चार्ज लग ही जाता है। कॉन्ट्रास्ट का अलग से चार्ज होता है, कई बार 1500 होता है, कई बार 2000 होता है। स्क्रीनिंग का अलग से चार्ज लग सकता है 1500 2000, तो पूरा पूरा 3000 से लेके आपका 7000 8000, या एनजीओ भी है साथ में तो 10,000 या उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। मतलब मोटा मोटा जो 90-80% जो केसेस है 3000 से लेके 5000 6000 के बीच में हो जाता है एमआरआई। कॉन्ट्रास्ट का जब जरूरत पड़ती है तो अलग से चार्ज लगा देता है। अमूमन ये प्रैक्टिस इंडिया में है मुझे लगता है। ठीक है, तो अब दूसरी बात है अपॉइंटमेंट की। ठीक है, एमआरआई इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर। थोड़ा एमआरआई में समय लगता है, टेस्ट के दौरान भी आधे घंटे का समय लगता है, तो वेटिंग पीरियड भी इसके वजह से बड़ा होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्रॉपर जाके टेलीफोनिकली या फिजिकली जाके एक अपॉइंटमेंट ले लें, ताकि आपको, यूजुअली एमआरआई सेंटर्स जो होते हैं बहुत सारे 24 आवर्स भी रन करते हैं। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग 5-6 बजे पहुंच के आप विदाउट एनी वेटिंग और बिना किसी हैसल के अपना टेस्ट करा लें। ठीक है, या आपको अपना शेड्यूल कर लें, एक दिन पहले जाके अपना अपॉइंटमेंट वगैरह लेके उसका टेस्ट का टाइम शेड्यूल कर लीजिए अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और हैसल फ्री टेस्ट हो जाएगा। तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर और थोड़ा सा वेटिंग भी लंबी होती है, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अपॉइंटमेंट लेके काम किया जाए। नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री, जो मैं बता रहा था अभी, और प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन। इस प्रकार हिस्ट्री टेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां पे जो रेडियोलॉजी की पूरी टेक्नोलॉजिस्ट की टीम होगी, रेडियोलॉजिस्ट होगा, वो तरह तरह के सवाल पूछेगा आपसे, जो उनको लगेगा कि उसको स्कैन करने में मदद मिलेगा। देखिए ये एमआरआई एक ऐसा टेस्ट नहीं होता है कि मतलब एक फिक्स, हर पेशेंट अलग होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब ए बी सी को हमने एक तरीके से टेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ये सोच गलत है। हर पेशेंट को उसकी दिक्कत के हिसाब से टेस्ट किया जाता है। बहुत इसमें भी मैं अभी जो बता रहा था कि कंप्यूटर की तरह दिमाग चला करता है। ठीक है, तो ए पेशेंट को कुछ और प्रोटोकॉल लगाया जाएगा, बी पेशेंट को कुछ और प्रोटोकॉल लगाया जाएगा, उसको उसकी प्रॉब्लम के हिसाब से लगाया जाएगा। अमूमन मिस इन्फॉर्म, गलत लोग आ जाते हैं। मतलब मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट हूं तो आई फेस इट डेली, जो बोलते हैं कि हम हिस्ट्री नहीं बताएंगे, आप अपने हिसाब से इलाज करिए, हमको डायग्नोसिस बताइए, जो कि बहुत गलत है। द मोर इन्फॉर्मेशन यू गिव टू द डॉक्टर, द मोर द करेक्ट ट्रीटमेंट, कम पैसे में, कम इन्वेस्टिगेशन में आपको बेहतर डायग्नोसिस, बेहतर इलाज मिलेगा। तो जितना आप खुल के अपना बताएंगे, पुरानी रिपोर्ट आप लेके जाइए, पुराना अल्ट्रासाउंड हुआ है, कोई भी जांच हुआ है, कोई ब्लड टेस्ट हुआ है, कोई पुराना आपने 5 महीने पहले किसी और डॉक्टर को दिखा था उसका ही पर्चा लेके जाइए, सारे प्रिस्क्रिप्शन आप लेके जाइए। जितना आप इन्फॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग टेस्ट परफेक्टली कर पाएंगे। इसीलिए कई लोग होते हैं जो बार बार एमआरआई कराना पड़ जाता है, रिपोर्ट सही नहीं आती, एक बार कराया तो उसमें कुछ छूट गया, फिर दोबारा कराया, क्योंकि आप हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आप ठीक से नहीं बताते, पुराने पर्चे जो है आप कैरी नहीं करते। ठीक है, तो इसका कभी झिझकना नहीं चाहिए, डॉक्टर से कभी छिपाना नहीं चाहिए कोई बात। फिर आप रोल आता है प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन का एमआरआई एक मशीन होती है, राउंड अभी मैं इमेज दिखाऊंगा, बड़ी सी मशीन होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आयरन को या कोई भी लोहे का, मेटल के चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो आपको चेंज कराया जाएगा, कपड़े वपड़े आपको चेंज, लूज क्लोथ्स एमआरआई रूम के हिसाब से चेंज कराया जाएगा, आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जाएगा, और आपके जेब में कॉइन्स होंगे या बेल्ट होगी या फोन होगा, पर्स होगा, ये सब आपको एक जगह सेफली रखा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, इसमें 15 से 20 मिनट लगेगा आपको टेस्ट के पहले। तो दोस्तों एमआरआई के कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में अगर बात करें, कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी कि किन पेशेंट्स में एमआरआई थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। पहला तो हो गया पेसमेकर। अगर आपको पेसमेकर लगा हुआ है, पेसमेकर एक मशीनरी होती है और एमआरआई में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। आपका जो हार्ट बीट कर रहा होता है वो पेसमेकर से ही बीट कर रहा होता है, उसकी जो मशीनरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो वो पेसमेकर डिसफंक्शन कर जाएगा, आपका हार्ट जो बीट करना है वो मतलब रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पेसमेकर लगा है आपको तो तुरंत
आपको एमआरआई अवॉइड करना चाहिए। अगर करना भी है तो आजकल एमआरआई कंपैटिबल पेसमेकर्स आ गए हैं, अगर वो लगा है और अगर फिर आपका कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन जो पेसमेकर टेक्नीशियन होते हैं उसके प्रेजेंस में ही आपको प्रॉपर सबके साथ में सबको कोऑर्डिनेट करके तभी ये टेस्ट कराना चाहिए, नहीं तो पेसमेकर वाले पेशेंट्स को तो टेस्ट टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कॉकलिया में इम्प्लांट लगा, सेम फिनोमेना है, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक डिवाइस होता है कॉकलिया में लगाया जाता है, जिसकी जो वायरिंग है, जो अपनी मैकेनिक्स है अंदर, जो फिजिक्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बाहर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो उसकी वजह से कोई भी डिवाइस डिस्टर्ब, इवन इसलिए बोला जाता है फोन, टेलीफोन, अपना मोबाइल फोन, सेलुलर फोन अंदर नहीं ले जाना चाहिए, कि वो भी उसकी मशीनरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका फोन खराब हो सकता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो कोई भी फॉरेन बॉडी मेटल की या कोई इम्प्लांट जो है तो अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपको कई बार मेटल की रॉड पुराने जमाने होता है, अब तो टाइटेनियम लगता है, हो सकता है आपको कहीं का फ्रैक्चर हुआ हो हाथ का, उसमें मेटल की रॉड लगा दी गई हो, ठीक है, तो मेटल की रॉड लगी है तो अवॉइड करना चाहिए। आप जाएंगे अगर एमआरआई में आपको पता नहीं है कि मेटल है कि टाइटेनियम है, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, आपका एक्सरे किया जा सकता है, उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, मेटल डिटेक्टर्स रहते हैं यूजुअली, उससे आइडिया लग जाएगा, या लास्ट रिजॉर्ट होता है कि आपको थोड़ा सा एक ट्रायल दिया जाएगा मशीन के पास ले जाने का, तो फिर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट या हीटिंग हो सकती है, थोड़ा पुल की सेंसेशन हो सकती है, तो ऐसे केस में आपको एमआरआई टोटली अवॉइड करना चाहिए। सेम एन्यूरिज्मल क्लिप है, ये ब्रेन में हेमरेज हो जाता है तो कई बार लगाई जाती है, तो इस केस में भी एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये एमआरआई मशीन है, बड़ी गोल सी होती है, ठीक है, इसमें ऐसे काउच होता है, ये ब्रेन के लिए तैयार है पेशेंट, ठीक, अब ये अंदर मशीन के अंदर जाएगा, ठीक है, और ब्रेन जो एमआरआई होता है करीब 15 से 20 मिनट लगता है। एमआरआई मशीन में बहुत हाईटेक मशीनरी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाई जाती है, तो आवाज भी आती है, ठीक है, तो आपको हो सकता है हेडफोन दिया जाए, गाना सुनने को दिया जाए। अब साइलेंट मशीन्स भी आ गई हैं, बट स्टिल कुछ सीक्वेंस होते हैं, हमारे बहुत सारी टेस्ट लगाए जाते हैं, कुछ सीक्वेंस में आपको आवाज, तेज आवाज सुनाई पड़ सकती है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बीप 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 बीप, कू 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 कू, ऐसी आपको लाउड नॉइजेस सुनाई पड़ सकती है कान में, ठीक है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अंदर एकदम सेफ हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारे स्कैनर को अगर हम लोग मतलब मोटा मोटा समझें तो ये ऐसे जैसे कि ये पूरा गैंट्री के अंदर पेशेंट जा चुका है, ठीक है, यहाँ से गया है, ये पेशेंट की टेबल है, ये मैग्नेट्स हैं पूरी, ठीक है, ये ऐसे गोल शेप में होते हैं, हमने सामने से काट दिया है, ठीक है, तो ये मैग्नेट चारों तरफ स्कैन करती रहती है, मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, और उसके बेसिस पे जो प्रोटॉन्स होते हैं बॉडी में उसको अपने हिसाब से ओरिएंट करती है, उसके हिसाब से इमेज बना देती है कि लिवर दिख रहा है, किडनी दिख रही है, तो इस प्रकार ये जांच होती है। घबराना नहीं चाहिए, आप जा रहे हैं, कुछ पेशेंट्स को क्लॉस्ट्रोफोबिया यानी कि क्लोज स्पेसेस का डर होता है, बट आप ओपन रहते हैं, ऐसा घबराने की कोई बात नहीं है, और आप पूरी तरह मॉनिटरिंग पे होते हैं, आपको सामने से टेक्नीशियन देख रहा होता है, ठीक है, आप अगर यहाँ बैठे हो तो टेक्नीशियन ऐसे करके आपको पूरा पूरा देख रहा होता है, अंदर कैमरे भी लगे होते हैं, तो ऐसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर आप हेड का करा रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी अंदर जाएगी नहीं, सिर्फ हेड ही अंदर जाएगा, पूरी बॉडी आपकी यहाँ बाहर पड़ी रहेगी, ठीक है, तो डिपेंड्स। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी सी, ये एमआरआई मशीन के अंदर इतना बड़ा सा ये मैग्नेट है, इतना बड़ा, मेजोरिटी ऑफ द मशीन इज फॉर्म्ड बाय मैग्नेट। ये तरह तरह के कॉइल्स आते हैं, सपोज ये आपका बॉडी कॉइल है, आपकी बॉडी है, ये आपका सर है, तो अगर आपको बॉडी का एमआरआई कराना है तो आपको बॉडी के ऊपर लगाई जाएगी। ये आपका आर्म है, जिस मान लीजिए हाथ का एमआरआई होना है, हैंड पे लगाया जाएगा, तो तरह तरह के, नी है तो नी की अलग कॉइल है, शोल्डर है, शोल्डर की अलग कॉइल है, ठीक है, तो टेस्ट के हिसाब से कॉइल्स आपको आपके ऊपर लगाई जाएगी, फिर आपको बॉडी को अंदर भेजा जाएगा, ठीक है, ये बॉडी कॉइल है, ये बॉडी कॉइल है, ये ऐसे लगेगी, फिर आपकी बॉडी, ये जहां पे जो पार्ट स्कैन होना है, ये स्कैन जो होना है वो गोल गोल जो मशीन बता रहा था उसके अंदर रहेगा, ठीक है, तो ये पहले कॉइल लगेगा, थोड़ा टाइट होगा तो, बट घबराने की आवाज कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, तो ये अंदर रहेगा, और फिर आपका टेस्ट, यही पार्ट गैंट्री में यानी कि जो गोल गोल जो है इक्विपमेंट उसके अंदर रहेगा। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब इतना हाईटेक मशीनरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या हमारे को भी कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, कोई इल इफेक्ट हो सकता है? तो दोस्तों एमआरआई का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। सीटी में, एक्सरे में एक्सरे रेडिएशन यूज होता है जो थ्योरेटिकली हार्मफुल होता है, बट एमआरआई में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपकी बॉडी को हार्म करे, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, ठीक है, तो नो इल इफेक्ट्स आर देयर। दूसरा क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि वो डरते हैं, मतलब क्लोज स्पेसेस में, तो उनको उलझन होने लगती है, कुछ इधर उधर सोचने लगते हैं वो, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स के को स्कैन करने तरीके होते हैं, कई बार उनका अटेंडेंट अंदर साथ में जा सकता है, वो खड़े होकर बातचीत करता रहेगा, उसको टच करता रहेगा, पकड़े रहेगा, ठीक है, कई बार हम लोग तब भी डर रहा है
तो पार्ट हम लोग बाहर कर देंगे, जो स्कैन पार्ट है वो सिर्फ अंदर रखने का प्रयास करेंगे, बाकी पार्ट बाहर रख देंगे ताकि आपको बाहर का वातावरण दिखता रहे, आपको क्लॉस्ट्रोफोबिया ना हो। और एकदम ही जांच भी करानी हो, एकदम आप एकदम पैनिक हो, बहुत मतलब हाई ग्रेड क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो आपको एनेस्थीसिया में भी ये जांच कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली ये टॉपिक कवर कर लिया है, और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।